हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड internal resistance of a cell। ये एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तीनों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। ईएमएफ, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब वो कनेक्ट होता है ओपन सर्किट से, ईएमएफ कहा जाता है। उसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब वो कनेक्ट होता है क्लोज सर्किट से, कहने का मतलब जब हम लोग क्लोज सर्किट से करंट ड्रॉ करते हैं तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये भी हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 17 में। सेल का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। 2 उसमें रॉड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, और इसको एक कंटेनर में रखा जाता है जिसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा करंट के फ्लो में जो अपोजिशन, जो विरोध प्रदान किया जाता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल, अंदर का। ठीक है, तो अभी हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम लोग एक सेल जिसका ईएमएफ है ई। लेट अस कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, उसको हम लोग ईएमएफ को ई मान लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको हम बताए थे कि किससे डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये हो गया। इज कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, किसके साथ, विथ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये हो गया शुरू का हमारा कंसीडरेशन। हम लोगों ने एक सेल लिया जिसका ईएमएफ ई है, उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया, और ये कनेक्ट किया गया है सीरीज में एक बाहरी प्रतिरोध से जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर से। हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े क्या, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, कहने का मतलब I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। करंट इक्वल टू V यानी पोटेंशियल यानी ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस लिख सकते हैं इस तरह से। अब चूंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल के लिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा, और I इक्वल टू ईएमएफ को किससे हम लोग माने हैं, E से। रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बाहर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो R प्लस आर। ये हो गया I इक्वल टू E R प्लस आर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। आगे बढ़ने से E बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर प्लस आर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई आर प्लस आई आर, ये हो जाएगा। दोनों में I से मल्टीप्लाई हो गया, आई आर। ओम्स लॉ लगाते हैं फिर से। V इक्वल टू आई आर। देखिए अब जहां पर I है वहां पर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर कर सकते हैं। इक्वेशन 2 इसको मान लिया हम लोग। देखिए इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 हमारा ये हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर यहाँ पर जो है, सो वी कैन राइट, चूंकि V बराबर आई आर तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, E बराबर यहाँ आई आर की जगह क्या लिखेंगे, V प्लस आई आर। देखिए E इक्वल टू V प्लस आई आर, और अगर V निकालना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, और V बराबर क्या होगा, E तो इधर है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, E माइनस आई आर। V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग अब कंबाइन करके लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इधर मिटा लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v बराबर आई आर देख रहे हैं आप, तो लिख सकते हैं हम लोग v बराबर आई का वैल्यू हम लोग निकाले थे, ठीक है, आई का वैल्यू निकाल चुके थे, तो क्या लिखेंगे इसको, v बराबर ई आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस लिखे थे, ठीक, याद कीजिए, इंटू आर, ये रहेगा ना, v इक्वल टू आई आर, तो आई का वैल्यू इतना निकाले थे, आर ये था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो v इक्वल इंटू आर प्लस आर बराबर ई आर होगा, देखिए ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी आर प्लस वी आर बराबर ई आर, इसको उधर ले जाएंगे, वी आर बराबर ई आर माइनस वी आर कॉमन आ जाएगा, आर ई माइनस बी, देखिए वी आर इक्वल टू आ जाएगा आर ई माइनस बी। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए बी से, डिवाइडिंग बाय बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिवाइड कर दिए, तो बी आर बटा में भी आर ई बटा में भी माइनस भी बटा में भी, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए अब क्या कैंसिल होगा, इस भी से ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आर बराबर आर ई बटा भी माइनस 1, आर बराबर ई बाय भी माइनस 1 इंटू आर, यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फाइंड हो गया। इसको लिख देते हैं लास्ट में कि हम क्या फाइंड किए हैं। This is the required relationship between, किसमें किसमें आया, अभी हम हेडिंग लिखे थे टॉपिक को शुरू किए थे, तो EMF E, ठीक, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपको याद होगा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, 2 तरह का कॉम्बिनेशन हम आपको बताए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक उसी तरह से अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे आपको याद होगा कि रजिस्टर्स में हम लोग कनेक्ट किए थे, एक रजिस्टर्स के बाद दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा रजिस्टर, एक लाइन से कनेक्ट किए थे जिसमें करंट हर एक रजिस्टर से सेम पास होता हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और जब 3 रजिस्टर्स को एक के नीचे एक कनेक्ट किया जाता है, सबका एक टर्मिनल एक तरफ और दूसरा टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट करते हैं, और ऐसे में करंट जो जाता है हर एक रजिस्टर में अलग अलग जाता है, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ भी कुछ उसी तरह की बात है, आइए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल हम लोग को कनेक्ट करना है, क्योंकि सेल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले सेल को बनाते हैं। ये हो गया आपका पहला सेल, नोटेशन ऑफ सेल आपको बताए थे। दूसरा, और इसी तरह आगे बढ़ने पर ये तीसरा, और सर्किट में बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये स्मॉल रेजिस्टेंस आर इंटरनल इस सेल का, ये इस सेल के लिए और ये इस सेल के लिए। अब हम लोग इसको ऐसे डॉटेड लाइन से जब कवर कर देंगे तब ये एक सेल का नोटेशन बन जाएगा। पहला सेल हो गया, अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा सेल हो गया, और फिर ये तीसरा सेल।
तीन सेल कनेक्ट हो गए इस तरह से, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। तीनों सेल इस तरह से कनेक्टेड हैं कि पहला सेल का देखिए दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर दूसरा सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कि करंट का वैल्यू कितना फाइंड होता है। देखते हैं। इफ देखिए नेगेटिव टर्मिनल हो गया, करंट का डायरेक्शन दिखा दीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड, जोड़ा गया है, विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, पहला का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल इज कनेक्टेड विथ द पॉजिटिव, देखिए सेकेंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। देन तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के ग्रुपिंग को बोलते हैं such type of grouping of cell is called series combination। ध्यान से देखिए, तीन सेल हैं, सबका टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि n सेल मान ले कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि तीन सेल ही कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि हम लोग n सेल इसमें कनेक्टेड है, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, लेट अस कंसीडर n सेल्स ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। देख रहे हैं सबका EMF कितना माने हम लोग E, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लिए, इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, एज shown in the figure गिवन, जैसा कि ऊपर वाले फिगर में दिखाया गया है। तो अब हमको निकालना होगा टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। हेयर टोटल EMF हो जाएगा कितना E, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना हम, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर n सेल है, एक सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है इंटरनल वाला, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू r हो जाएगा। ध्यान से देखिए, n सेल लगे हुए हैं, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, NR हो जाएगा, प्लस ये बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, प्लस R, ये निकल गया टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस। क्यों निकालें, क्योंकि हमें ओम्स लॉ से करंट का वैल्यू निकालना है I, तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं टोटल EMF बटा में टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ। टोटल EMF बटा में टोटल रेजिस्टेंस। देखिए टोटल EMF निकाल चुके हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल चुके हैं, हम लोग पुट कर देंगे। करंट को I बराबर लिख सकते हैं E बटा में NR प्लस R, ये निकल गया करंट का मैग्नीट्यूड। कब, सीरीज कॉम्बिनेशन में, NE NR प्लस R। ठीक है, अब इसी का हम लोग डिफरेंट केस देख लेते हैं जल्दी से। डिफरेंट केस, दो केस देखेंगे, दोनों को हम आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। पहला, इफ अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
बहुत ही छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से एन आर से, तब करंट का क्या वैल्यू होता है वो देखेंगे। और इसका उल्टा कंडीशन देखेंगे कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं सो एन आर प्लस आर अप्रॉक्स इक्वल, देखिए अप्रॉक्स इक्वल का साइन है, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आर बहुत ही छोटा होगा जिसको हम लोग ऑमिट कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, यहाँ से क्या लिखाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, देखिए आई तो आई रहेगा, ई की जगह ई होगा, बटा हम लोग किसको हटा दिए, एन आर प्लस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर लिख लिए, ये निकल गया वैल्यू, आई बराबर ई बटा में एन आर। ठीक है, टोटल ईएमएफ अगर हम लोग निकालें एन सेल के लिए तो एन ई होगा, तो यहाँ भी एन ई होगा, यहाँ भी एन ई, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आई बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ई बटा में आर, अगर एन सेल लगे हों तो। दूसरा ठीक इसका अपोजिट करेंगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तब क्या होगा, सो क्या लिखेंगे, देखिए एन आर प्लस आर नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, हम लोग अभी इसको ऑमिट कर रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग हटा दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से फिर लिखेंगे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई बराबर क्या निकलेगा, एन ई बटा में हम लोग इसको हटा चुके हैं तो क्या बचेगा आर, और लिख सकते हैं एन ई बटा में आर, आई बराबर एन ई बटा में आर। यहाँ देखिए आई बराबर ई बटा में आ रहा है, यहाँ पर आई बराबर एन ई बटा में आ रहा है। तो अब आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा प्राप्त हो रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ प्राप्त हो रहा है, हमें ज़्यादा करंट किस कंडीशन में प्राप्त होता है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर एन टाइम्स करंट हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे इसको नोट में, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सेल्स के जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो किस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट प्राप्त होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, तब हम लोग मैक्सिमम करंट को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को आप कंपैरिजन करके रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।